हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो चैप्टर है इसमें मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन डिटेल, या फिर write a detailed note on various income tax authorities along with their power and duties, या फिर state the income tax authorities who are empowered to administer the income tax and explain their power, function, jurisdiction in relation to assessment of income। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरी चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन और मीनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट को एग्जीक्यूट करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिफाइन करता है कि ये इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, वर्ल्ड लार्जेस्ट टैक्सेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेवी एंड एप्लीकेशन ऑन नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सेशन सिस्टम में से एक है, स्पेशली अपने एप्लीकेशन एरिया और नंबर ऑफ हेड्स के बेसिस पर। टैक्स एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इन अथॉरिटीज के हाथ में होता है। द डायरेक्ट टैक्स लॉ एक्ट 1987 इसने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा और फार रीचिंग चेंज किया है। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एक ऑब्लिगेटरी लेवी है, यानी कि टैक्स की कलेक्शन जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जनरल पब्लिक के इनकम पर लगाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें हम बताते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 116 में बताया गया है। अब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी का पूरा हिराकी स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, सेकंड है कमिश्नर लेवल अथॉरिटी और थर्ड है जुडिशियल या फिर एपिलेट अथॉरिटीज। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में क्या आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके अंडर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, देन डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और लास्ट है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेकेंड लास्ट इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब इसको याद करने का वे क्या है। सबसे पहले आपने 3 जो ऊपर हेड हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जो थर्ड है एपिलिएट या फिर जुडिशियल वाला, उसको याद करने का वे है कि हमने पहले जो 3 हेड हैं वो तो हमने याद करने ही करने हैं। उसके बाद जो आता है प्रिंसिपल, जैसे कि सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। पहले में क्या था, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड में हमने प्रिंसिपल को उड़ा दिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो जर्नल वर्ड है उसको ना लिखकर हमने बना दिया प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल को नहीं लिखना, अब हम लिखेंगे डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। पहले में क्या था, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, फिर
डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर, जर्नल नहीं लिखना, ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, देन डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। फिर याद रखना है एडिशनल जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट। ये जो 4 वर्ड हैं इनको याद रखना। पीछे क्या है, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स लिख देना, ठीक है। बहुत ही इजी वे है, एक दो बार आपको मुश्किल लगेगा, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट। अब सेकंड देखते हैं जो कि है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें भी हमने सेम करना है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे सेकंड में, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं लिखना। अब हम लिखेंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो नीचे था एडिशनल जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट, बस एक कमिश्नर जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चीफ कमिश्नर की बात कर रहे हैं इसमें। पहले में क्या था, डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे थे, इसमें कमिश्नर वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, एट लास्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। थर्ड में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलिएट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको अपील के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है, टॉप लेवल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक। ये सारी अथॉरिटीज मिलकर इनकम टैक्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है और असेसमेंट करती है ताकि रिकवरी हो सके और अपील भी हैंडल करी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। ये जो है अलग से भी 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। अब हम देखते हैं कि मेनली ये होता क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे CBDT कहते हैं, उसकी होती है। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसमें जुरिडिक्शन क्या होता है, इसका जुरिडिक्शन पूरे इंडिया में होता है, ठीक है, कि ये जो अप्लाई ऑल ओवर द इंडिया होता है। इसमें मेनली मेंबर कितने आते हैं, मैक्सिमम 5 मेंबर हो सकते हैं और एटलीस्ट 4 मेंबर होते हैं बिसाइड द चेयरमैन, यानी चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर और, ठीक है। अब देखते हैं पावर ऑफ CBDT, 8 पावर्स। अब इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 बोर्ड किसी भी एसोसिएशन को डिक्लेयर कर सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नहीं, चाहे इंडिया में हो या फिर नॉन इंडियन, उससे कंपनी के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। एज पर सेक्शन 118 बोर्ड के पास पावर है कि वो वेरियस अथॉरिटी का जुरिडिक्शन डिटरमाइन करे, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 119 सब सेक्शन 1 बोर्ड टाइम टू टाइम ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इशू कर सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, जैसे वो एक्ट की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक समझे, ठीक है। एज पर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2A पार्ट, बोर्ड डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, ठीक है, पेनल्टी के, लेवी या फिर रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट के अंडर सेक्शन 139, सेक्शन 143, सेक्शन 144, 147, 148, 154, 155 एटसेट्रा। ये स्पेशली फेलियर टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स के एट द सोर्स TDS TCS के केस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 295 एक्ट को डिफरेंट प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बनाने की पावर बोर्ड के पास होती है। अब कुछ और एडिशनल पॉइंट देखते हैं, जैसे कि एक्ट के पर्पस को अचीव करने के लिए रूल्स बनाना। सेकंड है बोर्ड किसी भी अथॉरिटी को अथोराइज्ड कर सकता है। थर्ड है अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट की मेंटेनेंस के रिगार्डिंग रूल्स बनाना। और फोर्थ है एक्ट के अंडर बोर्ड पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। सेकंड है पावर ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स।
सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट करती है जिसे वो सुटेबल समझे। जुरिडिक्शन, इनका जुरिडिक्शन सीबीडीटी द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फंक्शन, सीबीडीटी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू और कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन के सब्जेक्ट में किसी भी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ कमिश्नर को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अथोराइज कर सकता है। अब इसके कुछ पावर्स देखते हैं। मेनली 4 टाइप की बेसिकली पावर्स हैं। ए पार्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ कमिश्नर को बोर्ड इम्पावर कर सकता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक की नीचे तक के इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपॉइंट करें। बी पार्ट है सेक्शन 119 सब सेक्शन 3। डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को। ये इंस्ट्रक्शन उनकी गाइडेंस के लिए होती है और उन पर बाइंडिंग होती है। ठीक है। थर्ड है टैक्सेशन लॉ एक्ट 1975। इस एक्ट ने डायरेक्टर को पावर दी है कि वो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकें किसी भी केस में जो उसके जुरिडिक्शन में आता हो। अगर उसके पास रीज़न हो सस्पेक्ट करने का कि कोई इनकम कंसील की गई है या फिर कुछ भी, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। सो स्टूडेंट, इस तरह से सीबीडीटी और हायर अथॉरिटी के पावर क्लियरली डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट डी पार्ट है कि ये अथॉरिटीज असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, यानी उसे अपनी बात रखने का मौका देने के बाद और अपने रीजन रिकॉर्ड करने के बाद केस को अपने से नीचे के किसी भी असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, डायरेक्टर्स, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे पर्सन्स अपॉइंट कर सकती है जिसे वो कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बनाना ठीक समझे। ठीक है। जुरिडिक्शन, इनका जुरिडिक्शन सीबीडीटी द्वारा डिटरमाइन किया जाता है एरियाज, पर्सन, इनकम या फिर केसेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। पावर्स, अब डिस्कस करते हैं इसकी पावर्स। ए पार्ट है बोर्ड के डायरेक्टर के अंडर कमिश्नर किसी भी असेसिंग ऑफिसर के पावर एक्सरसाइज कर सकता है। बी पार्ट है कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि वो असेसिंग ऑफिसर द्वारा, ठीक है, पास किए गए ऑर्डर को अप्रूव करे जिसमें नॉन कंपनी असेसी को अपने अकाउंट किसी भी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने के डायरेक्शन दिए गए हों। ठीक है। अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A। सी पार्ट है कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर उसकी ओपिनियन में रेवेन्यू के इंटरेस्ट के लिए जुडिशियल है तो वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 263। डी पार्ट है रीअसेसमेंट को 4 साल के टाइम लिमिट के बाद रीओपन करने के लिए कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल जरूरी होती है अंडर सेक्शन 147। अब डिस्कस करते हैं जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को। इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। जुरिडिक्शन में सीबीडीटी द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है। पावर्स देखते हैं अब इसके। ठीक है। पहले है कि ये सेक्शन दे सकता है कि एडिशनल इनकम टैक्स लेवी करने के लिए उन कंपनीज पर जिनके पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बी पार्ट है बोर्ड द्वारा अथोराइज किए जाने पर ये असेसिंग ऑफिसर के पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सी में बताया गया है कि ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई फर्म जेन्युइन नहीं है अंडर सेक्शन 186 सब सेक्शन 1। अब डिस्कस करते हैं असेसिंग ऑफिसर जिसे डिप्टी कहा जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर की जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट और फंक्शंस। असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी होता है। ये टैक्स कलेक्ट करने की प्राइमरी अथॉरिटी होता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट या फिर पब्लिक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाली अथॉरिटी होती है। अब इसकी कुछ पावर डिस्कस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है पावर ऑफ सिविल कोर्ट।
इन अथॉरिटीज के पास सिविल कोड जैसे कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर 1908 के अंडर कोड को मिली है, ठीक है, फॉलोइंग मैटर के रिस्पेक्ट में। ये है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करना। दूसरा है किसी भी पर्सन को अटेंडेंस के लिए इन्फोर्स करना, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को, और उसे ओथ पर एग्जामिन करना है। कमिश्नर इशू करना अंडर सेक्शन 131। पावर है पावर ऑफ सर्च एंड सीजरी अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ए पार्ट। इनके पास पावर होती है किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट को सर्च करने की और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, मनी एटसेट्रा सीज करने की। बुक्स ऑफ अकाउंट को असेसमेंट की डेट से 30 दिन से ज़्यादा रिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कोई प्रॉपर रीज़न ना हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस तरह से असेसिंग ऑफिसर के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं, सिविल कोड के बराबर भी हो सकती हैं कुछ केसेस में, और सर्च एंड सीज जैसे कि इन्वेस्टिगेशन पावर भी होती हैं। थर्ड है पावर टू असेसमेंट। कोई भी असेसिंग ऑफिसर के पास फॉलोइंग पावर होती है, जैसे कि पावर रिगार्डिंग सेल्फ असेसमेंट एज पर सेक्शन 140 ए, यानी कि असेसी खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करे और पे करे, और असेसिंग ऑफिसर उस प्रोसेस को रेगुलेट करे। सेकेंड है पावर टू रीओपन द असेसमेंट अंडर सेक्शन 146, यानी अगर किसी वजह से असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुई, ठीक है, तो उसे दोबारा ओपन किया जा सकता है। थर्ड है पावर टू ट्रीट पर्सन एज एन एजेंट अंडर सेक्शन 163, यानी किसी व्यक्ति को एजेंट माना जा सकता है टैक्स रिकवरी या असेसमेंट के पर्पस से। इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी इनकम को असेस करना, ठीक है, जो अपने एसेट को एलिनिएट क्या होता है कि ट्रांसफर या फिर डिस्पोज करना की कोशिश करता हो, ठीक है, कोशिश करता हो या फिर कोशिश कर रहा हो अंडर सेक्शन 175। फोर्थ पावर क्या है? पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133। असेसिंग ऑफिसर एसएससी से ये मांग सकता है कि वो उन सब लोगों के नाम और एड्रेस का स्टेटमेंट दे जिनको उसने प्रीवियस ईयर में रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकेज एक्सेट्रा दी हो, ठीक है, 1000 से ज़्यादा या फिर प्रेस्क्राइब हायर द अमाउंट पे किया हो। फिफ्थ पावर है पावर टू सर्वे अंडर सेक्शन 133A। अथॉरिटी सर्वे कंडक्ट कर सकती है बिजनेस प्रीमिसेस पर वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 134। ऊपर मेंशन्ड अथॉरिटीज ज़रूरत पड़ने पर कंपनी के रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपॉइंट करते हैं। ये असेसिंग ऑफिसर को उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने में असिस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने कंडक्ट होती है उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228, ठीक है। कंक्लूजन में लिखेंगे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर टैक्स सिस्टम के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंश्योर करती है कि टैक्स लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस हो। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहती हो कि मैं ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाऊं सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।